इसके साथ ही ये तो हमारे जो एकदम वो स्टूडेंट टाइप जो चीज़ें होती है ना वो है। अभी हमारे फैकल्टी के ही मेंबर हैं राजकुमार सर, इनकी भी 472 रैंक आई है। ये हमारे ही साथ बैठ के आप लोगों की तरह ही अभी मेंटोर, मतलब हमारी तरह ही मेंटोर करते हैं। और स्टार्टिंग में आई थिंक सर आप भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से ही जुड़े थे, तो सर यहाँ से जुड़े थे। और इनका जो संघर्ष है ना वो बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और इनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है सर आपके लिए कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से टकराएगा, बस उस लम्हे तक तुम डटे रहना। तो वो सर ने किया है और आज सिलेक्शन भी लेके आए हैं। तो सर एक बार स्टेज पे आए आप। अनिल सर आप भी आए एक बार, सर को थोड़ा सम्मानित कर दें। सर खुद सम्मानित है, क्या सम्मानित करें हमको। सर के स्टूडेंट भी बैठे हैं ना सामने। अच्छा राजकुमार सर के स्टूडेंट बैठे। बहुत बहुत बधाई सर। हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे तो ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनको हमने मेंटोर किया था और वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भिलवाड़ा में मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, पर जब मतलब उनके द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सक्सेस होता है ना, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। अच्छा चलो देखो, पहले सबसे पहले तो अभी तक मैंने आरपीएससी के 4 इंटरव्यू दिए हैं। 2 एसआई के दिए हैं, एक आरएस का दिया है, एक एपी का दिया है। शुरू वाले इंटरव्यू बोर्ड में रामू राय का सर थे, उसके बाद में संगीता आर्य मैम का बोर्ड था, उसके बाद में जो है आपके अभी कर्नल केसरी सिंह का बोर्ड था, और एपी में मेरे जो है सुशील कुमार बिस्सू सर का बोर्ड था। इंटरव्यू में क्या क्या सीखा है वो तो मैं बताऊंगा ही सही आपको। उससे पहले देखो इंटरव्यू बेसिकली क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ लिख रहा था, पता नहीं वो पेज कहाँ पे चला गया है। तो इंटरव्यू में जैसे क्या होता है कि आप मतलब वहाँ पे क्या देखते हैं, वो आरपीएससी मेंबर जो बैठे रहते हैं वो क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आप जो है वो सोचते किस तरीके से हो, ठीक है, आप अपने आप को अभिव्यक्त किस तरीके से करते हो, ठीक है, आपकी सुनने की क्षमता कैसी है, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ नहीं आती है आपको तो आप सॉरी कैसे बोलते हो, अगर कोई चीज़ आपको मनवानी है किसी और से, ठीक है, तो आप उनको क्या परस्यूट कर सकते हो, क्या आप उनको मतलब है ना अपनी बात मनवा सकते हो। और अगर कोई गलती हो जाए अपने से, तो आप उसको मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो उनके सामने, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना, तमाम सारी चीज़ें आपकी परखी जाती है, नो डाउट पूरा का पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अब जैसे ये तमाम सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से डिस्कशन से जुड़ी हुई है, किस तरीके से आप जो डेली यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं उससे जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा देखो कि मतलब ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मुझे पता है कि जब मेरा पहला इंटरव्यू कॉल हुआ था तो मैंने खूब प्रैक्टिस की थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपका ये प्रोग्राम है उससे पहले जब प्रिपरेशन की थी तो उस समय मैंने खूब बोलने की प्रैक्टिस की थी, इतनी बोलने की प्रैक्टिस की थी कि आरपीएससी जो चेयरपर्सन बैठे हैं ना उनसे मुझे रिव्यू मिल गया, भैया आप तो बोलते ही बोलते हो, सुनने का तो आप में कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब वहाँ पे मनोविज्ञानी जो बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे ये पहले वाले इंटरव्यू के अंदर बोला था। फर्स्ट वाले इंटरव्यू में मेरे 70% स्कोर था, और सेकंड वाले इंटरव्यू में अगर मैंने पहले वाले इंटरव्यू से जो इम्प्रूवमेंट किया उसके आधार पर मेरे को 80% मार्क्स दिए थे संगीता आर्य मैम ने। थोड़ा सा लैंगिक बायस भी हो सकता है, बट जो है सेकंड वाले इंटरव्यू में मेरे 42 से मतलब है ना आउट ऑफ 42 34 नंबर आए थे। तो उसमें मतलब मेरे को क्या बेसिक चीज़ें क्या सीखने को मिली, सीखने को एक चीज़ मिली कि जब मैं पहली बार गया था रामू का सर के बोर्ड में तब मेरे में थोड़ी सी एरोगेंसी भी थी, ठीक है। मैं वो जो भी पूछे मतलब उनका पूरा क्वेश्चन सुनना नहीं, और जो मेरे को आ रहा है वो पूरा धड़ा होट जिसको बोलते हैं है ना, कि जो भी आ रहा है वो सब एकदम से निकाल देना, ठीक है। तो बाद में जब इंटरव्यू फिनिश हुआ तब उन्होंने मुझे ये, वहाँ पर जो मैडम बैठे थे वो कह रहे थे कि आप मतलब जब किसी थाने में बैठोगे तो आपको तो सुनना भी पड़ेगा, आप तो सुनते तो हो ही नहीं है, मतलब आप तो केवल और केवल अपनी बातें ही बातें मनवाते रहते हो, ठीक है। तो
और इसमें थोड़ी सी मुझे एरोगेंसी वाली बात भी उन्होंने बताई थी कि थोड़े से एरोगेंट लग रहे हो आप। तो यहाँ पर मॉक देना या डिस्कशन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि डिस्कशन करने से तो सबसे पहले आप बोलना सीखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको जो आ रहा है अगर आप उसको अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सबने मेंस क्लियर किया है तो नॉलेज आपके पास भरपूर होगा। मैंने भी यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, तमाम सारे एग्जाम दिए थे, इसलिए नॉलेज तो था ही सही, बट उस नॉलेज को अपन जो है दूसरों के सामने बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। जो पहला इंटरव्यू था उसमें तो पता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो मेरे से आवाज़ ही नहीं निकली थी, तो मैंने उनको सीधा ही कह दिया सर मुझे ये पानी पीना पड़ेगा। पूछा नहीं मैंने सीधा ये बोल दिया सर मुझे तो पानी पीना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है पियो। फिर पीने के बाद में इतना ज़्यादा बोला कि उन्होंने कह ही दिया कि भैया बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें, मॉक किस लिए ज़रूरी होता है, डिस्कशन किस लिए ज़रूरी होता है, क्यों रोज़ाना डेली बोलना ज़रूरी होता है, ये कंसिस्टेंसी वाली अगर समय बचेगा तो मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा कि अगर कोई ये समझता है ना कि मेरे से तो आवाज़ ही नहीं निकली जा रही है, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा है, उसके बावजूद भी वो बोल के और सक्सीड हो सकता है, वो किस तरीके से अगर वो रेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर लगा रहे तो निश्चित रूप से 101% है कि उससे तमाम सारी चीज़ें जो जितनी भी हर्डल्स है वो पार की जा सकती है। अब बात करें इस वाले इंटरव्यू की, जैसे केसरी सिंह सर का बोर्ड था मेरा, अभी काफ़ी खींच के लोगों को नंबर दिए हैं उन्होंने। अब पता नहीं मुझे कैसा दिया है, वो तो मार्क्स आने पे पता चलेगा। बट एक केस स्टडी उन्होंने पूछी थी मुझसे, तो यहाँ पर आई थिंक विष्णु सर और नीलम मैम का बोर्ड था, तो उनका भी इंटरव्यू जब चल रहा था तब भी उससे उन्होंने इसी टाइप की सिमिलर सी केस स्टडी पूछी थी कि जो है कुल मिला के वो जो है आपको पूरा कोशिश करेंगे कि वो उनकी बात से मनवा लें, ठीक है, बट आपको डिगना नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप डीवाईएसपी हो, आपके 4 कांस्टेबल ने किसी एक खूंखार अपराधी को पकड़ा है जो कि लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करता है या गलत काम करता है, तो आपने उनको पकड़ा है और अब आप जो है उनको कोर्ट रूम तक पहुंचा रहे हो, आप और आपके 4 कांस्टेबल। अब आप ये बताइए कि कांस्टेबल जो है वो रास्ते में कह रहे हैं कि सर ये जो बंदा है इसकी राजनीतिक अप्रोच अच्छी खासी है और ये कोर्ट से छूट जाएगा, इसलिए इसका क्या कर दो, रास्ते में आप एनकाउंटर कर दो। तो आप क्या करोगे, आप एनकाउंटर करोगे कि नहीं करोगे? मैंने कहा सर कि पुलिस का काम तो होता है कोर्ट रूम तक अपराधी को पहुंचाना, हम उसका एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं, ये तो पुलिस के दायरे में नहीं आता, हमारा जो काम होता है वो अंतिम न्याय देना नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो वो मानना ही नहीं चाह रहे ना, वो समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा सर नहीं, उन्होंने कुछ कहा था, तो मैंने कहा था कि सर मैं इस तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा, तो उन्होंने कहा था ये तो समझना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा सर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो फिर केसरी सिंह सर ने कहा कि आप ज़्यादा बोल रहे हो ना, तो इसलिए आपके मुंह पे टेप बांध देंगे, आपके हाथ पैर बांध देंगे, आप ही की पिस्टल लेके आप ही के सामने उस अपराधी को उड़ा देंगे आपके कांस्टेबल। अब आप बताओ कि उन कांस्टेबल का साथ दोगे या उस अपराधी का साथ दोगे? तो फिर भी मैंने उस समय यही कहा कि सर अभी भी मेरा जो मस्तिष्क है उसका 90% हिस्सा यही कह रहा है कि मैं जो है वो उस मतलब न्याय के साथ ही रहूँगा, कि उसको न्याय देना हमारा काम नहीं था और हम उसको नहीं दे सकते। ये केसरी सिंह सर का कुल मिला के उन्होंने बाद में कहा, फाइनली कुल मिला के बात ये है कि तुम एनकाउंटर नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं सर नहीं करेंगे। वो जाते पहले कुछ ज़्यादा ही माहौल बना दिया था, डीवाईएसपी खैर मिलेगा तो नहीं, कोई ना, नेक्स्ट वाली मैं ट्राई करेंगे। मैं तो जीवन ही ट्राई कर ही निकल रहा है। तो अब वहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जैसे यहाँ से जो चीज़ सीखने को मिली ना, जैसे आरएस वाले इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें बिलीव था और तैयारी भी उसकी कर रहा था। अब एपी वाला जब मैं इंटरव्यू देने गया ना, तो मैंने देखा कि ठीक है यार, इंटरव्यू की तैयारी हो गई है और इजीली अपन इंटरव्यू दे देंगे, क्या ही मतलब एक्स्ट्रा क्या ही पूछेगा, ठीक है। तो पता है एपी वाले इंटरव्यू में मुझे बीच में ऐसा लगा कि यार मेरी आवाज़ कहीं पे मतलब दब रही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, है ना, मई में हो गया था इंटरव्यू, ये तो काफ़ी समय की बात है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आपने 80% स्कोर भी कर लिया था संगीता आर्या मैडम के बोर्ड में, उसके बाद में भी मैंने तैयारी की और अभी कर्नल केसरी सिंह का बोर्ड था और लोगों को पता नहीं कैसे मार्क्स दिए, मुझे भी पता नहीं, बट ठीक तरीके से इंटरव्यू हुआ। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू को 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या आपकी तैयारी अच्छी ना हो। अच्छी हो तो भी आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एपी वाले इंटरव्यू में पता है मुझे क्या उलझाया उन्होंने कि आप तो आरएस की भी कर रहे हो और आप इसकी भी कर रहे हो, दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर अगर उधर प्रॉपर आरएस में नहीं होता है तो मैं जो है इधर एपी में रहूँगा। तो तहसीलदार में हो जाएगा तो क्या करोगे? तो मैंने कहा सर एसडीएम का मतलब एसडीएम में होता है सर, तहसीलदार में भी नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा कि आरपीएस में होगा तो क्या करोगे? तो यहाँ से मेरे गड़बड़ मुंह से निकल गई कि सर आरपीएस का होगा तो मैं सोचूंगा ऐसा, है ना। तो उनको लगा कि ये डुलमुल आदमी है, मेरी रिजर्व लिस्ट में 13 रैंक है तो 2-5 मार्क्स का ही अंतर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरव्यू में अगर मैं थोड़ा सा ये जो होता है ना एकदम से क्लियर कट होना चाहिए बंदे को कि हाँ मेरे को ये करना है, ये नहीं करना, बात खत्म,
ठीक है। तो सारी की सारी क्लैरिटी जो है वो आपको पहले से लेके चलनी है। तमाम सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि अभी मैम ने भी बताया है कि आपको जैसे 11th-12th आपकी जहाँ पे हुई है, अब इनके आगे ग्रेटर देन लगाते जाना। 11th-12th, उसके बाद में यूजी की जो आपके सब्जेक्ट है तमाम सारे, फिर पीजी अगर आपने की है तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन, फिर अगर आप कभी जॉब, आप किसी जॉब में हो तो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन। ये जो चारों चीज़ें मैंने बोली है इनको प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, डेली डिस्कशन जरूर करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ है वो अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब रोज़ाना बोलना, रोज़ाना इंटरेक्शन करना। पता है यहाँ पे स्टेज पे आके आप जब बोलोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार कि पता नहीं मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सेम टू सेम जब आरपीएससी बोर्ड मेंबर के बाद, मतलब जैसे मेरे आगे एक बंदे गए थे मतलब इंटरव्यू देने के लिए, तो वो जब रूम से बाहर निकले ना पूरे पसीने से तरबतर थे। कर्नल केसरी सिंह के बोर्ड में मेरा 7th नंबर था, उनका 6th नंबर था। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब थोड़ा स्माइल कर देते ना, जो कि हंसी निकली नहीं मेरी तो, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब है ना, वो कह रहे कि यार वो आ ही नहीं रहे तो फिर भी वो खिंचाई करे जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी बोल रहा हूँ उसके बावजूद वो तो और पूछे जा रहे, मतलब बकस ही नहीं रहे। तो मैंने पहले से ही कहा कि नहीं यार कोई ना, अपन को तो हंसते हुए जाना, हंसते हुए आना। तो मैं आराम से ईजी गोइंग करते हुए गया था और ईजीली बाहर निकल के आ गया था। 42 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। उन्होंने भी अच्छे से खींच के लिया था। वो तो टाइम जो है आई थिंक लंच का टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। बाकी वो मेंबर जो थे सर, उनको तो बीच बीच में ले लेके उन्होंने इंटरव्यू लिया था। मतलब जैसे मैडम थे तो मैडम ने कहा मैडम टाइम हो रहा है, आगे ट्रांसफ़र किया। फिर सर से भी जो आईपीएस बैठे थे आई थिंक, तो उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा और जानना है इसके बारे में, तो उनसे भी बीच में लेके फिर उधर दिया। इतना खींच के लिया, फिर भी मतलब 42 मिनट चला। तो अब पता नहीं वो 1 घंटा ही चलाना चाह रहे थे, क्या पता। और बेसिकली वो आपको तब तक मतलब है ना ग्रिल करते हैं जब तक कि आप मतलब है ना परेशान ना हो जाओ। जैसे अगर आपने सीधे सटीक से आंसर दे दिया ना, तो उन्होंने मुझे आज़ाद हिंद फौज के बारे में प्रश्न पूछे थे कि आज़ाद हिंद फौज में कौन से ऐसे 3 बंदे थे जिनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया गया था। तो वो एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम बंदा था। तो उनके नाम बता के, और फिर उन्होंने क्या है कि पूछा था कि ये केस किस पर चला था, देशद्रोह के मुकदमे पर चला था। फिर जैसे मैडम के पास ट्रांसफ़र किया था तो मैडम ने पूछा था कि ये जो है आप ये बताओ कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस होता है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपने सही बता दिया ना तो फिर अब वो घुस जाएंगे बिल्कुल एकदम से, ये बोलते हैं ना वर्टिकल छिद्रण जिसको बोलते हैं ना, वर्टिकल पेनिट्रेशन, वो अंदर घुस जाएंगे पूरे कि आप बताओ विश्व और भारतीय इतिहास में लोकतंत्र के अंश बताओ, ठीक है। अब विश्व इतिहास में मेघना घाटा की तरफ ले जा रहे हैं वो, है ना। भारतीय इतिहास में आपके जो ये वज्जी और ये है ना संघ, इसकी तरफ, और वो जो तमिलनाडु के अंदर जो उत्तर मेरू, सर बता रहे थे अभी उत्तर मेरू अभिलेख की बात। तो कहने का मतलब है वो पूछने को तो फिर कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। आप किसकी तैयारी करोगे। तो बात जो समझने लायक है वो ये है कि अपना सब्जेक्ट, अपने जो प्रोफाइल, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद में वहां पर अनएक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन आएंगे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करना सीख लो कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, ठीक है। जैसे मैडम बोल रहे हैं सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे, है ना। तो हमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी की थी। हमारा एक मित्र है जो अभी जो है एसडीएम है, तो वो बता रहे थे कि मेरे को सॉरी बोलने के 7 तरीके पता है कि माफ़ी चाहता हूँ सर, है ना, इस तरीके से। मतलब है ना, उन्होंने कि सर मैं इसके बारे में जानने का इच्छुक हूँ। मैडम के बारे में जब मैडम के सामने जब मैंने कहा था ना मैडम मैं इसके बारे में जानने का इच्छुक हूँ, तो मैडम क्या ये क्या होता है तो कहने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो, लाइटली नहीं लेना है। अच्छी तैयारी है तो भी, और अच्छी तैयारी नहीं है तो, अच्छी तैयारी नहीं है तो सर समय है या, तो अच्छी तैयारी नहीं है ना, तो उसके लिए मैं एक बात बताऊं आपको। जैसे अगर किसी को लगता है ना कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है कि मेरे 2019 की स्टोरी है आई थिंक, हाँ 2019 में मेरा एसआई का सबसे पहले फिजिकल कॉल हुआ था। उस समय आरएस मेंस भी चल रहा था। अब पहले तो किस्मत ऐसी रही है, मैं क्या है कि पिछले 7-8 सालों में हर साल मेरे पास सिलेक्शन था, बट कभी ना कभी कोई ना कोई अड़चन आई जा रही है। जैसे CAPF 2020 में मेरा जो है इंडिया के टॉप 50 नंबर है, उसके बावजूद भी जो है वो मेडिकल में मतलब आई साइड की वजह से निकलना था तो निकल ही गया मैं। इस तरीके से मतलब एक लंबी स्टोरी है, वो कभी फिर बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल उस वाली स्टोरी पे आते हैं कि मैं इतने समय, लंबे समय तक भी क्यों लगा रहा, तो उसके पीछे ये एक स्टोरी एक मतलब है ना अच्छा रीज़न देती है मुझे। तो उसमें ये था कि एसआई का फिजिकल कॉल हो गया। अब मैं गया पहले दिन दौड़ने के लिए, मैंने कहा यार कि ठीक है इधर एसआई, इधर आरएस मेंस चल रहा है अपना, इधर अपन जो है एसआई का हो गया है तो अपन दौड़ने चलते हैं। तो दौड़ने गया और पहले दिन दौड़ते दौड़ते जो
आया है वो टाइमिंग आई थी 21 सेकंड। एक्चुअली में 14 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना होता है उसके अंदर। 21 सेकंड आया है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट डे और अच्छे से प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट डे मैं गया, तो नेक्स्ट डे वो 21 सेकंड घट के आ गया 20 सेकंड। मेरे राम जी के खुश। मैंने कहा कि भैया अगर एक दिन में 1 सेकंड कम हो रहा है तो 7वें दिन तो वैसा फोड़ देंगे अपन तो ठीक है। और ज़्यादा दूर नहीं था, लाइब्रेरी से शायद 5 मिनट की दूरी पर गार्डन था, वहाँ पे दौड़ के और वापस 15 मिनट के शेड्यूल था रोजाना का। अच्छी तरीके से याद मेरे को, सर्दियों में 5 से 5:15 और गर्मियों में 6 से 6:15, बस इतना सा था फिजिकल एक्टिविटी का टाइम। वहाँ पे जाते थे, 10 से 15-20 सेकंड दौड़ना है, कुछ चिनअप लगाने, कुछ पुशअप लगाने, वापस आ जाना। तो तीसरे दिन में गया और तीसरे दिन गया, पूरा जोर लगाया, रिजल्ट आया 20 सेकंड। चौथे दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। 5वें दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। 6ठे दिन रिजल्ट आया 20 सेकंड। मेरा खुद पे विश्वास खत्म। मैंने कहा भाई ये तो नहीं होना, अपने आराम से उधर RS मेंस की तैयारी कर लो, क्योंकि इधर तो हो नहीं रहा है। कहाँ 14 सेकंड, कहाँ 20 सेकंड, भाई साहब हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने मेरे माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया। मैंने कहा अपन क्या करते हैं कि क्योंकि अपन को 14-15 घंटा बैठ के पढ़ना भी है लाइब्रेरी में, अब 14-15 घंटा बैठ के पढ़ना है तो फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही है। तो मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है रेगुलर बैठ के पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब अगले दिन से मेरा माइंडसेट अलग तरीके से है कि मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि जब मैं जा रहा हूँ तब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नहीं ये 14 सेकंड में लाना है। तो अब मैं जब 8वें दिन जा रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट अलग है, मैं दौड़ रहा हूँ तब मेरा ये है कि नहीं 14 सेकंड में लाना है। नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। तो 8वें दिन में गया, अगेन रिजल्ट 20 सेकंड। 9वें दिन 20 सेकंड, 10वें दिन 20 सेकंड, 11वें दिन 20 सेकंड, 12वें दिन 20 सेकंड। पता है अब मैं ये जो गिनती सुना रहा हूँ ना, आपको बड़ी बोरिंग सी लग रही होगी, ठीक है, पर सोचो कि वो इंसान जो रोजाना जा रहा है और अभ्यास कर रहा है उसको कितनी बोरिंग सी लग रही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सफलता जब मिलती है ना तो रास्ता बड़ा उबाऊ होता है, बड़ा बोरिंग होता है, किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। दुनिया मांगती है भाई, घर वाले कहते हैं भाई रिजल्ट कहाँ है तेरा, है ना। तो 14वें दिन 20 सेकंड, 15वें दिन 20 सेकंड, 16वें दिन 20 सेकंड, 17वें दिन 20 सेकंड, 18वें दिन 20 सेकंड, 19वें दिन भी 20 सेकंड। मुझे पता नहीं है 20वें दिन क्या होने वाला है, पर 20वें दिन भी 20 सेकंड ही था। 21वें दिन मैं अनएक्सपेक्टेडली गया और 21वें दिन वो जो रिजल्ट था वो 20 सेकंड से तुरंत प्रभाव से गिर के 17 सेकंड आ गया। और उसी दिन भगवान ने, देखो मतलब ईश्वर की भी माया होती है कुछ, उसी दिन भगवान ने मेरे को सुमति दी। मैंने कहा कि यार वहाँ पे अपन दौड़ रहे हैं, एक बार उस ट्रैक को नाप तो ले अपन कितना क्या है। तो उसी दिन बाइक पे मैंने मतलब 100 मीटर नापा, फिर कदम से नाके फिर उसको भी नापा, तो वो 125 मीटर निकला। घर पे आके कैलकुलेट किया, मैं 13.75 सेकंड में 100 मीटर जो है वो दौड़ रहा था। कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप निरंतर रूप से किसी भी चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, मैं बीच में बीमार भी हुआ था, है ना, बरसात भी आ रही थी, फिर भी मैं दौड़ने गया, ठीक है ना। यही बात आपके यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आपको लगता है ना कि यार ये तो चीज़ मेरे से हो ही नहीं रही, आप रोज़ अभ्यास करो ना, रोज़ मिरर प्रैक्टिस करो, अपने दोस्त के साथ में ग्रुप बना लो, उसके साथ में बोलने की प्रैक्टिस करो, यहाँ पे स्टेज पे आके बोलने की प्रैक्टिस करो, मॉक में बोलने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और प्रैक्टिस से अगर सोचो कि वो मोटा तुलतुला सा इंसान अगर वो 20 सेकंड में नहीं दौड़ पा रहा है, वो अगर 13.75 सेकंड में दौड़ सकता है तो यार कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे को उस दिन याद आया, मैंने कहा नई सी डिस्कवरी थोड़ा ना की है, काफ़ी पहले ही कबीरदास जी कह के चले गए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, है ना। तो ये काफ़ी पहले से ही कह के गए हुए हैं कबीरदास जी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता 101% है। अब मैं पता है जब इतने सालों से बार बार असफल, पहले यूपीएससी में हुआ था, लास्ट 3 अटेम्प्ट से इसमें RS में हो रहा हूँ, कभी 1 नंबर से, कभी, है ना, ऐसे ही, मतलब काफ़ी दुखदायी स्टोरी है। पर अब मैं फिर भी प्रयास करना क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे मतलब जब भी मैं वो होता था ना, मायूस होता था, मैं उसी गार्डन में चला जाता था। मैं क्या यार, अगर वहाँ पे ये चीज़ संभव है ना कि वो 21 से 13.75 तक का सफ़र संभव है ना, तो भाई साहब ये भी संभव है, और ये हो गया इस बार संभव। तो मेरे को मतलब है ना मतलब वो उस वाली चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मोरली सपोर्ट और वो मिला के नहीं यार के अगर अपन प्रयास करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं तो आपको यही कहूँगा कि भैया अभ्यास जो है वो आपको निरंतर रूप से करना है। मैंने आपको वहाँ के भी जो है वो अनुभव बताए हैं कि वहाँ पर अगर आपने बोलना नहीं सीखा है ना तो बोलना सीख लो। और किसी भी, जैसे सपोज कि अपन दोस्तों के सामने तो बोल ही लेते हैं, अनजान लोगों के सामने बोलना सीखो, स्टेज पर बोलना सीखो, क्योंकि वहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी ना तो फिर दिक्कत है।
ठीक है। तो आवाज़ निकालना बड़ा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, मॉक इंटरव्यू में रिव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है कि आप कहीं एरोगेंट तो नहीं लग रहे हो, ठीक है। आप अपने जो है लोगों की बातों को ही सही ढंग से नहीं सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है। जैसे सब सर भी बता रहे थे, कई सारे शब्द नहीं बोलने होते हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैम जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे आने का आपको जो है वो मौका मिलेगा ही सही, ठीक है। इसी के साथ में धन्यवाद आपका। राजकुमार सर फैकल्टी का भी हिस्सा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनको जो आईफोन दे एक साथ दे देते हैं। सर लोकेश सर, गणेश सर, मैम सर, आप सभी सब लोग साथ मिलके देते हैं लोग राजकुमार सर को। सर लोकेश सर, गणेश सर, आप सब भी आ जाओ सर। मैम आप भी आ जाओ, शिवानी मैम आप भी आ जाओ, वीर सर, सोमराज सर आप भी आ जाओ सर। राजकुमार सर की स्टोरी कभी सुनोगे ना, आ जाओ। हो सकता है सच में रो जाओगे, और सच में वो स्टोरी है।